नमस्कार दोस्तों। आज इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए एक टॉपिक हम लोग लिए हैं बांग्लादेश। आने वाले जो भी समय होगा इस वीडियो में उसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में कि भारत और बांग्लादेश का संबंध जो है वो कैसा रहा है और इंटरव्यू में किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, वो सब सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो हाल फिलहाल में या पिछले एक साल के दौरान जो भी बांग्लादेश से संबंधित न्यूज आए हैं और उसका जो भी प्रभाव भारत में पड़ रहा है उससे संबंधित यहाँ पे सवाल और जवाब आपको देखने को मिलेगा। तो एक हेडिंग आप देख रहे हैं जो कि 6 अगस्त का है 2024 का, कि शेख हसीना देश छोड़ा, पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी, अब सेना चलाएगी सरकार। तो इस तरह से वहां पे तख्ता पलट हुआ था, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसी से कुछ सवाल बनाएंगे और इसका जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे, जो कि एक मॉडल आंसर होगा। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसी दिन के एक आर्टिकल में दिया गया है बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए हमारे क्या मायने हो सकते हैं, भारत किस तरह से इससे प्रभावित होगा, वो चीज यहाँ पे आपको बताया गया। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट होगा, तो उस फैक्ट के आधार पर कुछ सवाल बनाएंगे और उसका आंसर बताएंगे। हाल फिलहाल में अभी अप्रैल में आया था 7 अप्रैल 2025 को एक आर्टिकल, जिसमें बताया गया था कि बांग्लादेश जो है वो कोलकाता के पास चीनी पोर्ट और चिकन नेक के पास एयरबेस बना रहा है पाक। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज दिया है। तो इसमें भी जो भी सवाल बन सकने वाले यहाँ पे फैक्ट होंगे उससे सवाल बनाया जाएगा और एक आंसर आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट जो है, तथ्य जो है वो आपको दिए गए हैं। तो अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसको पढ़े उसके बाद सवाल जवाब पढ़ाएं, क्योंकि सवाल जवाब जब हम लोग बनाएंगे तो ये फैक्ट कहीं ना कहीं इंक्लूड हो ही जाएगा। तो 2-3 स्लाइड जो है इसको हम लोग पार करते हैं और सीधे पहुंचते हैं सवाल जवाब पे, जिसमें इंटरव्यू के दौरान ये सवाल जो है आपको हो सकता है पूछा जाए। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं कि बांग्लादेश से संबंधित क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। तो बेसिक से, हिस्ट्री से और करंट जो सिनेरियो चल रहा है उन सब से यहाँ पे सवाल आपको देखने को मिलेगा वीडियो के अंत तक, अगर आप बने रहिएगा तब। क्योंकि पुराने न्यूज को भी हम यहाँ पे एक साल भर पहले जो न्यूज था उससे भी सवाल बनाया और अभी करंट का जो स्थिति है उससे भी थोड़ा बहुत आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो थोड़ा धैर्यपूर्वक अगर वीडियो देखिएगा तो सब प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि भारत और बांग्लादेश का किस तरह से संबंध है और इससे अगर सवाल पूछा जाता है तो आप इसको थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हैं। तो शुरुआत में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, बांग्लादेश में हाल ही में क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, संक्षेप में बताया। तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो कैंडिडेट से जानने का प्रयास करें क्या बांग्लादेश के बारे में इनको थोड़ा बहुत जानकारी है कि नहीं। तो कैंडिडेट जो है वो बताते हैं और ये जो सवाल बनाया गया है वो इसी तख्ता पलट वाला जो हेडलाइन है इसी से बनाया गया है। तो यहाँ पे उम्मीदवार बताते हैं कि बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को भारी राजनीतिक संकट पैदा हो गया। जनता के व्यापक विरोध प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। लाखों लोग सड़क पर उतर आए और सरकार विरोधी आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। अंततः सेना ने सत्ता संभाल ली और अब सेना द्वारा सरकार चलाई जा रही है। तो इस तरह से हम बताएं कि 5 तारीख को तख्ता पलट हो जाता है, वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वहां से निकल जाती है और उस समय जो है सत्ता जो है वो किसके हाथ में अब आ गया, तो सेना के हाथ में। अभी सत्ता किसके हाथ में है वो चीज आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे जो इसका दूसरा सवाल है वो क्या बन सकता है उसको देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली को लेकर क्यों छात्र आंदोलन कर रहे थे। ये जो तख्ता पलट है उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण का मामला आया था और उसको लेके छात्र विरोध कर रहे थे। तो इसीलिए जो इंटरव्यू लेने वाले जो है पैनल है वो सवाल पूछते हैं कैंडिडेट से कि आरक्षण के बारे में क्या हो रहा था, वहां क्या घटनाक्रम चल रहा था, वो थोड़ा बहुत आप बताइए। कैंडिडेट बताते हैं सर जुलाई 2024 में, देखिए अगस्त में ये घटना घटता है और ये 1 महीना पहले का बात है। तो जुलाई 2024 में बांग्लादेश में छात्रों ने उस आरक्षण नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% सरकारी नौकरी का कोटा लागू किया गया था। तो वहां के जो छात्र थे वो विरोध कर रहे थे, किस लिए विरोध कर रहे थे, आरक्षण का कौन सा नीति का विरोध कर रहे थे। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन निछावर किए थे या उसमें कुछ ना कुछ योगदान दिए थे, तो उनके वंशजों के लिए, उनके नाती पोतों के लिए क्या किया गया है, 30% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया था। और इसी चीज का जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे योग्यता को हम लोग क्या कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। वही चीज लिखा भी हुआ है। छात्रों का मानना था कि यह व्यवस्था योग्यता आधारित नहीं है और इससे प्रतिभाशाली युवाओं के अवसर कम हो रहे हैं। तो जो भी प्रतिभाशाली युवा हैं वो यहाँ से छट सकते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे छात्र जो है इसका विरोध कर रहे थे। और यहाँ एक कारण दिया गया है, जबकि पहले से ही बांग्लादेश में 32 मिलियन से अधिक युवा बेरोजगार हैं। तो जैसा भारत में स्थिति है, जैसा कि झारखंड का स्थिति है, उसी तरह से बांग्लादेश में स्थिति था। और बांग्लादेश ऊपर से क्या कर देता है, जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके वंशजों के लिए 30% जो है वो कोटा निर्धारित कर देता है। तो एक तो नौकरी है नहीं, उसमें भी आप इस तरह के कोटा जो है वो आप दे रहे हैं, तो नौकरी जो है और भी कम हो जाएगा और जो योग्य छात्र हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। इसलिए वहां के छात्र जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसी का एक कारण जो होता है वो
तख्ता पलट है। और भी बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण है आरक्षण नीति। लेकिन आरक्षण नीति में आगे और घटनाक्रम कुछ चलता है, वो चीज आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेगा, जिसमें इंटरव्यू जो लेने वाले हैं वो सवाल पूछ रहे हैं पैनल मेंबर और कैंडिडेट उसका जवाब देंगे। तो सवाल है, बांग्लादेश की न्यायपालिका ने इस मामले में क्या भूमिका निभाई। ठीक है, आरक्षण मामला सरकार यहाँ पे लागू कर देती है 30% कोटा, लेकिन न्यायालय अगर वहां पे है तो न्यायालय इस पे कुछ कार्रवाई कर रही है या नहीं है। तो यहाँ पे उम्मीदवार बताते हैं बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया। जो यहाँ छात्रों के द्वारा विरोध हो रहा था, तो इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो वहां की न्यायालय थी वो क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। हस्तक्षेप करके क्या करती है, आरक्षण कोटा को 30 से घटाकर 7% कर दिया गया। तो आरक्षण को 100% तो समाप्त नहीं किया गया, लेकिन बोला गया इसका कोटा को हम लोग घटा देते हैं और 30 से लेके 7% कर देते हैं, यानी कि अब 93% जो है नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी है। इस कदम से छात्रों की कुछ मांगे तो मांगी गई, लेकिन अब भी सरकार से व्यापक सुधार और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ये जुलाई का घटनाक्रम था, इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया। मतलब न्यायालय भी यहाँ पे प्रयास कर रही थी कि देश में इस तरह का परिस्थिति उत्पन्न ना हो, लेकिन न्यायालय का ये कदम तो ठीक है, सराहनीय रहा, छात्र थोड़ा सा शांत हो गए, लेकिन ऐसा और भी बहुत सारा मामला था जिसके कारण अगस्त में जाके तख्ता पलट तो हो ही जाता है। आगे देखते हैं, और भी सवाल है इससे, आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को हल करने के लिए सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आरक्षण का मामला केवल बांग्लादेश है, ये हमारे देश में भी बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत एक तरह से विवादित मामला होता है आरक्षण का। तो वो चीज को यहाँ पे कैसे हैंडल करना चाहिए सरकार को, इससे संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ उम्मीदवार या कैंडिडेट बोलते हैं सर, सरकारों को चाहिए कि वो आरक्षण नीति में संतुलन बनाए रखे। मतलब आरक्षण अगर दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो उसमें एक क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि सामाजिक न्याय भी हो और योग्यता आधारित अवसर भी न छीने जाए। तो यहाँ पे अभी जातिगत जनगणना के बारे में बात किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि आरक्षण का जो कोटा है वो भी आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये भारत का भी मामला है, तो इसीलिए यहाँ पे जो कैंडिडेट है उससे सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो जब भी सरकार इसको हैंडल करे, छात्र बता रहे हैं, दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों को सामाजिक न्याय भी मिले, ऐसा ना हो कि लगे कि हम लोगों से भेदभाव हो रहा है, और दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना है कि नौकरी में योग्यता आधारित अवसर भी मिले, यानी योग्य व्यक्ति जो है उनको भी नौकरी मिले। नहीं तो जो योग्य रहेगा वो क्या करेगा, विरोध तो करेगा ही करेगा कि अयोग्य को नौकरी दिया जा रहा है और योग्य जो है वो बाहर रह जा रहे हैं। तो दो चीज को सरकार को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो नीति बनाए। पहला कि सामाजिक न्याय मिले लोगों को, और दूसरा सरकारी नौकरी में योग्यता आधारित अवसर भी लोगों को मिलता रहे। आगे बोला गया है कि सार्वजनिक संवाद, आंकड़ों के आधार पर समीक्षा और न्यायपालिका की निगरानी में पारदर्शी निर्णय के लिए जाने चाहिए। तो सरकार जब भी नीति है बनाए तो जनता को कन्विंस करे कि हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, और हम लोग देश को आगे ले जाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को फायदा होगा। जो निचले तबके के लोग हैं या जो पिछड़े रह चुके हैं उसका भी इससे उत्थान होगा, और जो योग्य विद्यार्थी हैं वो भी अपने आप को ठगे हुए महसूस नहीं करेंगे कि आरक्षण के कारण हम जो है वो नौकरी नहीं पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से नीति बनाएंगी, बनाना चाहिए सरकार को, उसका रिव्यू करना चाहिए, सही है कि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, और लोगों को कन्विंस करना है। क्योंकि अगर आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं और सही नीति भी है ना, तो वो नीति जो है वो कारगर नहीं होता, लोग उसका विरोध करते हैं। तो आप नीति क्या बना रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस नीति को जो जनता है उसको समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। तो यहाँ वही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी से सवाल बनाया गया और सवाल का कुछ जवाब हम आपको वहां पे बताएं। अब यहाँ पे आगे सवाल को बढ़ाया जाता है और पैनल मेंबर के द्वारा पूछा जाता है, शेख हसीना के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश संबंध में क्या प्रमुख परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, शेख हसीना को वहां से निकाल दिया गया, खदेड़ दिया गया, लेकिन जब शेख हसीना की सरकार थी तो उस समय भारत और बांग्लादेश का क्या संबंध रहा है, कैसा संबंध रहा है, वो यहाँ पे पैनल मेंबर कैंडिडेट से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कैंडिडेट बोलते हैं सर, शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार वर्ष 2009 में सत्ता में आई। तो उनका पार्टी का नाम याद रखिएगा, आवामी लीग है, और वो सत्ता में कब आई थी, 2009 में, और 24 तक वो लगातार रही। उनके कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सहयोग है। मतलब सब क्षेत्र में, यहाँ सुरक्षा के क्षेत्र में, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र में हमको प्रगति देखने को मिला है। भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों पर भी कार्रवाई से लेकर भूमि सीमा समझौता तक दोनों देशों के संबंध में काफी एक तरह से कह सकते हैं प्रगाढ़ हुए हैं। तो यहाँ पे भूमि समझौता भी हुआ है, जिसे सवाल भी अभी बनाया गया है, और साथ ही साथ जो आतंकवादी संगठन है जैसे कि उल्फा हो गया, उस पे भी कार्रवाई ये लोग की है, जो कि आगे सवाल में पूछा गया, फॉलोअप में सवाल पूछा गया। क्या आप कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं जब शेख हसीना सरकार ने भारत की सुरक्षा की प्राथमिकता दी। होता है ना कि हवाई बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे बोला गया कि आप बात कर रहे हैं सुरक्षा का, कनेक्टिविटी का, व्यापार का, संस्कृति का, तो उसी से एक पैनल मेंबर जो है वो सुरक्षा के बारे में बात करते हैं कि क्या आप ठोस उदाहरण देके बता सकते हैं कि शेख हसीना सरकार ने भारत की सुरक्षा को क्या दी है, प्राथमिकता दी है। तो इस तरह से कैंडिडेट जो है एक एग्जाम्पल बताते हैं। बिल्कुल सर 2013 में बांग्लादेश ने भारत के साथ प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत उन्होंने उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जैसे संगठनों के शीर्ष नेताओं को भारत को सौंपा और भारत विरोधी आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया। तो जो भी ये भारत विरोधी आतंकवादी ठिकाने हैं बांग्लादेश में थे उसको समाप्त किया गया और साथ ही साथ उल्फा के जो भी एक तरह से कहिए शीर्ष नेता थे उसको यहाँ पे प्रत्यार्पण संधि के तहत भारत को सौंपा भी गया, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो है भारत की सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जा रहा था शेख हसीना के द्वारा, ये इस एग्जाम्पल से सिद्ध होता है, ये कैंडिडेट बताने का प्रयास किए। इससे पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने में काफी मदद मिली है। तो इस तरह से यहाँ पे उल्फा के बारे में आया, तो हो सकता है उल्फा से भी सवाल आपको पूछा जाए। तो उल्फा जो होता है यहाँ पे नाम उसका फुल फॉर्म तो आप देख लिए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसके बारे में दिया गया है। ये संप्रभु असम की मांग के लिए साथ ही साथ हिंसा शुरू कर दी और केंद्र सरकार ने 1990 में इस पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। केंद्र सरकार ने कई बार उल्फा से बात करनी चाहिए लेकिन संगठन ने टकराव के चलते दोनों के बीच चर्चा नहीं हो पाई। 2010 में उल्फा के दो भागों में बांटा गया। एक हिस्से का नेतृत्व अरविंद राजखोवा और दूसरे का नेतृत्व जो है बरुआ ने किया। अरविंद राजखोवा का गुट शांति के लिए सरकार से बात करने के लिए तैयार था, बरुआ गुट इसके क्या थे, विरोध में थे। 2011 में राजखोवा गुट ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ शांति समझौते पर बात शुरू की जिस पर 20 दिसंबर 2023 को साइन भी किए गए और 1979 में उल्फा का गठन हुआ। ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें से कुछ अगर आपको याद रहे तो आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं, बांग्लादेश से क्या बन सकता है। पैनल मेंबर पूछ रहे हैं भारत को नेबरहुड फर्स्ट की नीति में बांग्लादेश की क्या भूमिका रही है। कैंडिडेट जवाब देते हैं बांग्लादेश इस नीति का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। भारत ने उसे ऊर्जा, कनेक्टिविटी और वित्तीय सहायता के लिए अनुदान और ऋण उपलब्ध किए हैं। यानी उनके विकास के लिए सरकार जो है वो क्या कर रही है, भारत सरकार जो है वो ऋण और अनुदान दे रही है। 2010 में ही शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत ने बांग्लादेश को $1 बिलियन का ऋण प्रदान किया जो अब तक का सबसे बड़ा सिंगल लाइन ऑफ क्रेडिट था। तो इस तरह से नेबरहुड फर्स्ट में यहाँ पे कहा गया कि जो हम लोगों के पड़ोसी है अगर वो स्थिर रहेंगे, वो अपने जगह अगर शांति से रहेंगे तो हम लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अगर वहीं अशांति हो या तख्ता पलट हो या बार बार कुछ ना कुछ घटनाक्रम वहां पे चलता रहे तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत में पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे सरकार चाह रही है कि हमारे पड़ोसी जो है वो शांति से रहे और उनका विकास, और इसके लिए हम लोग सहायता भी उनको कर रहे हैं। फॉलोअप में सवाल पूछा जा रहा है क्या आपको लगता है कि निवेश रणनीतिक दृष्टि से लाभदायक है। कैंडिडेट बोलते हैं जी हाँ सर, बांग्लादेश के साथ मजबूत संबंध भारत को न केवल एक स्थिर पड़ोसी देते हैं बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों के तहत सुरक्षित पहुंच को भी संभव बनाते हैं। चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद करता है। अगर हम बांग्लादेश को अपने साथ करीबी नहीं रखे तो वो चीन की ओर झुकाव उसका देखने को मिल सकता है, या पाकिस्तान की ओर क्या ही जाएगा, वो चीन की ओर जा सकता है, जो कि अभी देखने को भी मिलेगा। उनका झुकाव जो है, बांग्लादेश के झुकाव जो है वो चीन की ओर थोड़ा देखने को अभी हम लोग को हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। उससे भी सवाल है, तो ये शुरुआत के प्रश्न है इसलिए वहां पे ये चीज को इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया गया। आगे उस चीज को भी हम लोग इंक्लूड किए हैं। आगे यहाँ पे पूछा गया है भूमि सीमा समझौता क्या था और इसका क्या महत्व है, क्योंकि अभी हम लोग बताए थे भूमि समझौता भी हुआ है, तो उससे सवाल पूछा गया है। 2015 में लागू हुए भारत बांग्लादेश भूमि समझौता के तहत भारत ने बांग्लादेश को 111 इनक्लेव छोटे भूभाग सौंपे और बदले में बांग्लादेश ने भारत को 51 इनक्लेव दिए। इससे हजारों लोगों को नागरिकता मिली और दशकों पुराना सीमा विवाद शांतिपूर्वक सुलझा दिया, जो दक्षिण एशिया में कूटनीतिक सफलता की मिसाल बना। पहले क्या होता था, समझ में नहीं आता था ये बांग्लादेश के नागरिक है कि भारत के नागरिक है। तो इस तरह से यहाँ पे समझौता हुआ और 51 इनक्लेव जो है वो भारत को दिए गए और बांग्लादेश को 111 इनक्लेव जो है वो यहाँ पे बांग्लादेश को सौंपे गए। तो इससे क्या हो गया, वो कंफर्म हो गया कि वो बांग्लादेशी है और ये जो है इंडियन है। तो इस तरह से जो नागरिकता के लिए लड़ रहे थे, किसका नागरिक है पता ही नहीं चल रहा था, वो चीज यहाँ पे समाप्त हो गया। फॉलोअप में सवाल पूछा गया है क्या इससे भारत को कोई नुकसान हुआ। कागज पर भारत को अधिक भूमि सौंपी गई, लेकिन जमीनी हकीकत में यह समझौता राजनयिक, मानवीय और सामरिक दृष्टि से फायदेमंद रहा, क्योंकि इससे सीमा विवाद और घुसपैठ की समस्याएं कम हुई। तो ठीक है, हमको लग रहा है कि 111 बांग्लादेश को मिला और 51 जो है वो भारत को मिला, तो लग तो रहा है बांग्लादेश को ज्यादा मिला, लेकिन अगर इसको हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें, सामरिक दृष्टिकोण से देखें, तो ये हम लोगों के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि जो सीमा विवाद था वो समाप्त हो गया, घुसपैठ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और इस तरह का जो समस्या है इससे हम क्या कर सकते हैं, निपट सकते हैं। तो इस तरह से
समझौता जो है उससे हम लोगों को फायदा ही हुआ, वैसा कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये चीज कैंडिडेट जो है पैनल मेंबर को समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब आगे यहाँ पे सवाल पूछा गया है, भारत बांग्लादेश कनेक्टिविटी में शेख हसीना सरकार का क्या योगदान रहा? क्योंकि आप जब सवाल बता रहे थे शेख हसीना के समय क्या क्या हुआ था, तो एक जवाब में था कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी से भी थोड़ा बहुत सवाल बनाया गया है। सर, उन्होंने भारत को पारगम अधिकार दिए जिससे भारतीय मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर राज्यों तक माल की आवाजाही आसान हो सके। और इस तरह से कुछ यहाँ पे आप दिए हैं एग्जाम्पल, मैत्री सेतु पुल फेनी नदी त्रिपुरा पर है, चिराहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक है। इन प्रयासों ने भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की भेद्यता को भी क्या क्या कम किया। तो ये जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि बांग्लादेश और यहाँ पे नेपाल है उसके बीच आपको देखने को मिल रहा है, भारत का एक संकरा रास्ता है जो कि पूर्वोत्तर भारत से उसको जोड़ता है। तो चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है क्योंकि यह रास्ता बहुत ही क्या है, संकरा। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है जो कि 22 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। चिकन नेक भारत की सुरक्षा के लिए लिहाज से बेहद खास है। अगर इस रास्ते को किसी तरह से रोका गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अलग हो जाएंगे और देश दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। इस रास्ते से होकर ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो चिकन नेक हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया इस स्लाइड में। तो चलिए यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के बारे में हम लोग जान लिए। अब आगे सवाल यहाँ पे बताते हैं जो कि आपका बना हुआ एक आर्टिकल आया था, हमारे 6 पड़ोसी देशों में अशांति चुनौती, चीन दखल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे सवाल कुछ है वो हम लोग देखते हैं। इस घटना का भारत पर क्या संभावित असर हो सकता है, जो तख्ता पलट हुआ उसका क्या असर हो सकता है वो चीज पूछा जा रहा है। भारत बांग्लादेश का निकटतम पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार है। वहां की अस्थिरता भारत की पूर्वोत्तर सीमा की सुरक्षा, शरणार्थी संकट और चीन जैसे प्रतिद्वंदी देशों के दखल के रूप में असर डाल सकता है। तो कहने का मतलब अगर पड़ोसी देश हम लोगों का बांग्लादेश जो है वो अस्थिर रहेगा, अस्थिर रहेगा, तो उसमें चाइना जो है किसी न किसी तरह से हस्तक्षेप करेगा और भारत को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, यहाँ के लोग जो है वो कहाँ भाग के आ जाएंगे, भारत आ जाएंगे, शरणार्थी संकट आने को देखेगा, या सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोगों के लिए क्या है, नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ये सारा चीज यहाँ पे बताया गया। आगे फॉलोअप में सवाल पूछ रहा है, आपने चीन का जिक्र किया, क्या विस्तार से बता सकते हैं कि चीन इस स्थिति से कैसे लाभ ले सकता है? तो जी बिल्कुल, चीन पहले से ही बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट प्रोजेक्ट में निवेश कर रहा है। तो हम कैंडिडेट के रूप में बता रहे हैं कि जी सर, चीन जो है बांग्लादेश को प्रभावित कर सकता है और बांग्लादेश के थ्रू भारत को भी प्रभावित कर सकता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट में बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है कौन? चीन। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में चीन वहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा जिससे भारत की सामरिक स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अगर सामने वाला पड़ोसी में या नेपाल में हो गया या बांग्लादेश में हो गया या भूटान में हो गया, अगर इसमें चीन का प्रभाव कहीं ना कहीं अगर ज्यादा होगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है भारत को देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे यहाँ पे सवाल बनाया गया है, उसको देख रहे हैं क्या है। क्या भारत के पास ऐसा कोई तंत्र है जिससे वो इन शरणार्थियों की पहचान करके उन्हें वापस भेज सके? अगर आप शरणार्थी संकट के बारे में बता रहे हैं तो सवाल वहां से भी देखिए, सवाल तो आपको इंटरव्यू में क्या बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा वो तो बात का बात है, क्योंकि है ना, उनके मन पे डिपेंड करता है कि क्या सवाल वो बनाएंगे। लेकिन हम लोग हर पक्ष को ध्यान में रख के जाएंगे, अगर इस पक्ष से कोई सवाल आता है तो उसको हम हैंडल कर सके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कि 100% जितना सवाल बन रहा है एक कैंडिडेट से तो उतना टाइम तो थोड़ी वो लोग लेके सवाल पूछेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ सवाल आपको पूछा जाए, कोई सवाल किसी और को पूछा जाए। तो हम लोग प्रयास करें एक वीडियो में इस देश से संबंधित जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं उससे सवाल हम बना लें और उसका जवाब आपको बता दें, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, एकदम नील ना रहे, है ना। क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा थोड़ी है कि एक स्टूडेंट को सभी चीज जानकारी हो, कुछ बहुत आप बता देंगे और कुछ बहुत नहीं भी बताएंगे तो भी वहां पे काम चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे है, क्या भारत के पास ऐसा कोई तंत्र है जिससे वह इन शरणार्थियों की पहचान करके उन्हें वापस भेज सके? तो कैंडिडेट बोल रहे हैं जी हाँ सर, भारत के पास सीए नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जैसे उपकरण है जिसके जरिए अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील है, खासकर असम और बंगाल जैसे राज्यों में। हम लोग देख भी रहे थे कि कोरोना के समय इस सबका विरोध भी हो रहा था, बाद में अभी ये कहाँ आना चला गया इसका तो कोई अता पता है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है, क्योंकि आप एनआरसी के बारे में और सीए के बारे में बात किए तो ये क्या है ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्लास नोट्स का है। एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान
गणना किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल है। यानी 1951 में जो भी लोग थे उस समय का यहाँ पे जनगणना में नाम लिखा हुआ है। इसमें केवल उन भारतीयों के नाम है जिसको शामिल किया जा रहा है जो कि 25 मार्च 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं। यानी कि वैसे लोग, क्योंकि 71 में ही बांग्लादेश यहाँ पे बनता है, उसके बाद से ही लोग शरणार्थी संकट जो है पैदा होता है, तो बोला जा रहा है 25 मार्च 71 से पहले जो लोग यहाँ पे थे उसी को इस लिस्ट में यानी नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन में रखा जा रहा है। उसके बाद राज्य में पहुंचने वाले को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट को बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। अभी बांग्लादेशी को लेकर झारखंड में भी जो है बहुत माहौल जो रहता है वो गर्म रहता है, तो ये सब थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए। सीए के बारे में बताया जा रहा है। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया। यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को, अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीए कानून बन गया। यानी 2019 12 दिसंबर को यह कानून बन गया। आगे बोला गया भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। नए संशोधन कानून की अवधि में यह घटाकर अब कितना साल कर दिया गया? 11 साल। अगर भारत का नागरिकता आपको लेना था तो पहले 11 साल रहना पड़ता था भारत में, अब कितना साल रहना पड़ेगा? तो 6 साल। नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफी विरोध भी हुआ था। असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर वहां के आए हिंदू को हम नागरिकता दे दे तो वहां का जो रहने वाले लोग हैं उसका जो एक तरह से कह सकते हैं मूल निवासी का जो अधिकार है वो खत्म हो सकता है, इसलिए वहां के लोग विरोध कर रहे थे। केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर्ड भी लाई थी जिसका मकसद यहाँ रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। तो एनआरसी के माध्यम से उन बांग्लादेशियों को हम निकाल सकते हैं, ऐसा तो था ही था, है ना। तो ये सब अपना पक्ष और अपना इसका अथी है। तो अभी सीए और एनआरसी में हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग बांग्लादेश के बारे में समझ रहे हैं, तो इसी पे अपने आप को फोकस रखते हैं। ये सही है गलत है इस विवाद पे अभी नहीं जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सवाल क्या बन रहा है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यह स्थिति कितनी संवेदनशील है? तख्ता पलट वाला। तो पूर्वोत्तर भारत पहले से ही बांग्लादेश से घुसपैठ से प्रभावित रहे। ऐसे में अगर वहां बड़ी संख्या में लोग सीमा पार करेंगे तो यह न केवल सुरक्षा के चुनौती होगी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक असंतुलन भी पैदा करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया। आगे हम लोग देखते हैं सवाल क्या है। तो पूछा गया है क्या आप कुछ ऐसे क्षेत्र का उल्लेख कर सकते हैं जहां दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग होता रहा है? मतलब बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ सहयोग से रक्षा सहयोग हो रहा है, ऐसा कुछ एग्जांपल बता सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, भारत और बांग्लादेश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। जैसे द्विपक्षीय सेना अभ्यास जो था उसको हम संप्रीति के नाम से देखे, और नौसेना अभ्यास जो हुआ संयुक्त अभ्यास उसको हम लोग मिलन के नाम से देखे। इसके अलावा दोनों देश आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध सहयोग भी कर रहे हैं। उल्फा वाला आप बताए भी शेख हसीना के समय। क्या भारत बांग्लादेश व्यापार केवल भूमि मार्ग तक सीमित है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं सर, दोनों देशों के बीच जल मार्ग और रेल मार्ग भी व्यापार होता है। PIWTT यानी कि प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटरवेज एंड ट्रेड एंड ट्रीटीज के तहत जल मार्ग से माल ढुलाई होती है। रेल कनेक्टिविटी में बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस जैसे ट्रेन शामिल है। साथ ही BBIN और बिम्स्टेक और IORA जैसे क्षेत्रीय मंच में भी व्यापार बढ़ाने का हम लोग में सहायता कर रहे हैं, सहायक है। अब आगे बोला गया है सीमा पार बिजली व्यापार को लेकर कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या? जी सर, भारत ने बांग्लादेश को बिजली निर्यात किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बहारमपुर से बांग्लादेश के बेरमारा तक ग्रिड कनेक्शन है। नेपाल और भूटान से भी भारत के जरिए बांग्लादेश को ऊर्जा मिल रहा है। तो भारत तो दे ही रहा है, साथ ही साथ नेपाल और भूटान से भी इनको बिजली मिल रहा है, और वो किसके माध्यम से जा रहा है? तो भारत के जरिए ही ये क्या हो रहा है, जा रहा है। अरण्य 3 अपर कर्णाली जैसे परियोजना द्वारा इस दिशा में अहम है। साक्षात्कार फिर से यहाँ पे सवाल पूछते हैं क्या भारत और बांग्लादेश के बीच कोई जल विवाद भी है क्या? तो जी सर, प्रमुख जल विवाद तीस्ता नदी जल बंटवारा प्रमुख है। हालांकि गंगा जल बंटवारे पर 1996 में समझौता हुआ था, लेकिन तीस्ता पर सहमति नहीं बन पाई, विशेषकर पश्चिम बंगाल की सरकार की आपत्ति हुई। तो ये जो तीस्ता नदी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है ना। तो इस तरह से तीस्ता जल बंटवारा के अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। आगे पूछा जा रहा है बांग्लादेश को भौगोलिक स्थिति को लेकर कुछ बताएं। तो यहाँ कैंडिडेट जो है वो बता रहे हैं सर, बांग्लादेश एक डेल्टा देश है जहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, एक मिनट,
गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और मेघना नदियां मिलती हैं। तो देख रहे हैं आप गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी यहाँ पे क्या होंगी, मिलेंगी। यहाँ भारत के 5 राज्यों से, या भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। या लगभग 60% क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहता है, जिससे बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बांग्लादेश के साथ सांस्कृतिक संबंधों को कैसे देखते हैं, संस्कृति का भी बात किए थे, तो लास्टली आते आते संस्कृति संबंधित प्रश्न भी मिल गया। दोनों देशों के लोग बंगाली भाषा, भोजन, संगीत और साहित्य में समानता साझा करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर दोनों देशों के समान रूप से पूजे जाते हैं। भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान दोनों ही उन्होंने ही रचा था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला इन लोगों का। इसके अलावा सांस्कृतिक उत्सव, टीवी कार्यक्रम, फिल्में और साहित्य मेलों के माध्यम से भी संवाद हुआ है, ऐसा यहाँ पे दे रहा है। तो देखिए बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा रेखा कितना किलोमीटर का है, तो 4096 किलोमीटर का है। पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर है, असम के साथ 262 किलोमीटर है, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर है, मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर है और मेघालय के साथ 443 किलोमीटर है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका कितने राज्य हैं, वो तो आपको देखने को मिल रहा है 5 राज्य, और 5 राज्य में भी सबसे लंबा जो सीमा रेखा है वो किसके साथ है, तो पश्चिम बंगाल के साथ। तो ये आपका बेसिक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, उसको आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए थोड़ा सा तो लेंदी होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे पक्ष को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ सवाल बना रहे हैं, तो वीडियो तो थोड़ा लंबा जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू निकल गया, सॉरी मेंस आपका निकल गया है और उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक भी देखिएगा और इसका फायदा जो है आप उठाइएगा। बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ है, तो अब हिस्ट्री से हम सवाल पूछना शुरू करते हैं। सर बांग्लादेश का निर्माण 71 में हुआ था। कोई जरूरी थोड़ी है ना कि अभी करंट सिनेरियो से ही पूछेगा, हो सकता है करंट से थोड़ा बहुत पूछे फिर हिस्ट्री से पूछे, तो हमको तो यहाँ सारा चीज को इंक्लूड करना है, तो सब चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सवाल बनाया गया है। सर बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ, जब पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिम पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का निर्णय लिया। इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक और भाषाई भेदभाव मुख्य कारण था। तो 3 कारण यहाँ पे दिया गया, पहला आपका राजनीतिक था, दूसरा आर्थिक था और तीसरा भाषाई था। खासकर उर्दू थोपे जाने और संसाधनों के असमान बंटवारे से पूर्वी पाकिस्तान की जनता को असंतुष्ट कर दिया। जब 70 में शेख मुजबिर रहमान की पार्टी अवामी लीग, उसी की जो बेटी है वो कौन है, शेख हसीना है, अवामी लीग को बहुत बहुमत मिला और फिर भी सत्ता में नहीं दी गई, तो हालात बिगड़ गए और बाद में 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ और भारत की मदद से बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो इस तरह से यहाँ पे उर्दू भाषा को थोपा जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो संसाधन है उसका असमान बंटवारा हो रहा था, मतलब जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है वो ज्यादा संसाधन रख रहा था और जो वर्तमान बांग्लादेश है, जिसको पहले पूर्वी बांग्लादेश पाकिस्तान कहा जाता था, उसमें संसाधन कम दिए जा रहे थे। तो ये सब बहुत सारा कारण था। एक और भी कारण दिया, अवामी लीग के जो हेड थे शेख मुजबिर रहमान, वो विरोध करते हैं। अभी हम जानेंगे राष्ट्रपिता के जैसे वो जाने भी जाते हैं, जिनका अभी मूर्ति को तोड़ा भी गया है, जो कि हेडिंग में आप देखे भी थे। तो वो लोग जो है वो क्या किए, बहुमत लाए, लेकिन फिर भी उनको सत्ता नहीं मिला। तो फिर विरोध हुआ और इस तरह से भारत पाकिस्तान युद्ध होता है और नया राष्ट्र यहाँ पे बनता है। भारत ने बांग्लादेश की आजादी में क्या भूमिका नहीं है। सर भारत ने मानवीय आधार पर लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों को शरण दी और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया। तो हम लोग जो है, जो 1 करोड़ शरणार्थी बहुत ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, शरण भी देते हैं। और बांग्लादेश का जो विरोध कर रहे थे, या एक तरह से कहिए वहां पे विरोध किया गया मुक्ति वाहिनी के द्वारा, उसका हम लोग समर्थन भी किए। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तब भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य अभियान चलाया। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तान को हराया और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। वही सब सारा चीज यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया। और भी कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि 1947 में विभाजन के समय बांग्लादेश पाकिस्तान में शामिल था, तब इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ये बेसिक है। 1971 में भारतीय सेना मदद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की। इसका आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। फिर यहाँ पे बोलता है, एक वेबसाइट के अनुसार जो बांग्लादेश है उसकी आबादी 16.57 करोड़ है, जिसमें 89 लाख जनसंख्या के साथ ढाका सबसे बड़ा शहर है। 88.3% मुस्लिम है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी के मामले में यहाँ दुनिया में इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत के बाद चौथे नंबर पे ये क्या होता है, आता है। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक यहाँ लगभग 70% लोग खेती करते हैं, लेकिन आय का मुख्य स्रोत कपड़ों का एक्सपोर्ट है। 2000 के बाद यहाँ की गरीबी मिटाने में खेती बड़ा जरिया बनी। 2005 से 10 के बीच कम हुई गरीबी में 90% हिस्सेदारी खेती की थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्र टैगोर ने लिखा था। टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रगान जनगण मन भी लिखा था। बांग्लादेश सबसे ज्यादा आपदा आशंका वाला देश
बांग्लादेश है। 1970 में आए साइक्लोन से यहाँ 3,64,000 और 1991 में 1,36,000 लोगों की मौत हुई। तो ये सब फैक्ट है, जितना याद रहे थोड़ा बहुत याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सवाल यहाँ पे देखते हैं कि भारत बांग्लादेश तो बन गया, बांग्लादेश तो यहाँ पे बन गया भारत के सहयोग से, आगे क्या है? क्या बांग्लादेश के निर्माण का भारत संबंधों पर कोई प्रभाव ही पड़ता है? तो प्रभाव तो पड़ेगा जी सर, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान ने इस हार को अपमान के रूप में लिया और दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया। इसके बाद शिमला समझौता हुआ जिसमें दोनों देशों ने शांतिपूर्ण समाधान की बात की, लेकिन अविश्वास बना हुआ रहा। भारत की छवि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने खिलाफ साजिश की तरह लिया। इस वजह से कश्मीर मुद्दा और भी जटिल हो गया। तभी आप हाल में देखिए शिमला समझौता को भी क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया है, क्योंकि शिमला समझौता कभी पाकिस्तान मान ही नहीं रहा था। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में शेख मुजब्बिर रहमान की क्या भूमिका रही? आवामी लीग के जो हेड थे उनका, शेख मुजब्बिर रहमान या ये जो मूर्ति तोड़ा गया उनके बारे में दिया को बांग्लादेश का बंगबंधु यानी बंगाल का मित्र कहा जाता है। उन्होंने अवामी लीग के माध्यम से पूर्वी पाकिस्तान की आवाज को मजबूती से उठाया। 1970 में आम चुनाव में उनकी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया, लेकिन सत्ता नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने 6 सूत्री योजना और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया। 7 मार्च 1971 को उनका भाषण ऐतिहासिक रहा, जिसमें उन्होंने संघर्ष का संकेत दे दिया। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके विचारों और नेतृत्व को बांग्लादेश में आजादी मिलाई और उन्हीं की ये बेटी है शेख हसीना। तो कहा गया है, देख लीजिए यहाँ शिमला समझौता के बारे में, बांग्लादेश मुक्ति की जंग करीब 9 महीने चली और आखिर में पाकिस्तान की सेना सरेंडर करना पड़ा। शेख मुजब्बिर रहमान आजाद बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। पार्टी का नाम बांग्लादेश आवामी लीग हुआ। 15 अगस्त 75 को शेख मुजब्बिर रहमान की हत्या कर दी गई। उसके बाद सत्ता पार्टी के हाथ से निकल गई। 81 में शेख मुजब्बिर रहमान की बेटी शेख हसीना ने पार्टी की कमान संभाली और प्रेसिडेंट बनी। 91 में आम चुनाव में आवामी लीग सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। 96 में चुनाव जीतकर आवामी लीग 21 साल बाद सत्ता में लौटी और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। 2001 में आवामी लीग चुनाव हारकर फिर से विपक्ष में बैठी और 2009, 14 और 19 से लगातार आवामी लीग जो है बांग्लादेश ने सरकार बनाया। फिर से 2024 में इनको सत्ता से बाहर कर दिया गया। 2024 में चुनाव में अभी आवामी लीग को जीत मिली, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर देश में हुए आंदोलन की वजह से सरकार गिर गई, तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना देश से भाग गई। यहाँ पे दिया गया है बांग्लादेश ने, जो कि सबसे फर्स्ट में ही आपको दिखाए थे, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की मूर्ति तोड़ी गई। उग्रवादियों ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजब्बिर रहमान शेख हसीना के पिता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया करके यहाँ पे दिया है। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप ऐसे भी जानने का प्रयास कीजिएगा तो भी है ना, इतना बेसिक चीज जो है ये सब चीज हम लोगों को जानना चाहिए। ये हमारे पॉइंट से क्या शेख मुजीबुर रहमान का नेतृत्व पूरी तरह से लोकतांत्रिक था? तो कैंडिडेट बोलते हैं सर शुरुआत में तो वो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1975 में एक दल प्रणाली लागू कर दी गई जो आलोचना का विषय बना। इसका उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाना था, लेकिन इससे लोकतंत्र कमजोर हुआ। इसी वर्ष उसकी हत्या भी कर दी गई। उनके शासन को लेकर इतिहासकारों में मिश्रित रात है। तो जिस समय वो क्या कर दिए गए, एक दल प्रणाली लागू किए, उसी साल उनका हत्या भी हो गया। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लोकतांत्रिक था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लोकतांत्रिक नहीं था। तो ये मिश्रित राय है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। फिर पैनल मेंबर पूछते हैं शेख हसीना और शेख मुजब्बिर रहमान के बीच क्या संबंध है और बांग्लादेश की राजनीति में इसका क्या महत्व है? तो यहाँ कैंडिडेट बता रहे हैं सर शेख हसीना शेख मुजब्बिर रहमान की बेटी है। शेख मुजिब को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना गया है और उनकी विरासत को शेख हसीना ने आगे बढ़ाया। वे बांग्लादेश को सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली नेता है। उनकी पार्टी आवामी लीग वही पार्टी है जिसे उनके पिता ने नेतृत्व दिया था। इस पर पारिवारिक विरासत का बांग्लादेश में राजनीति में बड़ा प्रभाव है और इस वंशवाद के रूप में भी इसे देखा जाता है। लेकिन उन्होंने अपने नेतृत्व में देश के आर्थिक विकास और स्थिरता भी लाई। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि शेख मुजब्बिर रहमान की ये बेटी है और चूंकि वो इनकी बेटी है इसीलिए इनको क्या किया है, सत्ता दिया गया है। तो इस तरह से ये काफी लंबे समय तक प्रधानमंत्री भी रही है। तो इस तरह से यहाँ पे इनके ऊपर आरोप भी लगाया गया। थोड़ा बहुत अगर इनके बारे में देखिए, 20 साल बांग्लादेश की सत्ता में रही शेख हसीना, तो दिया गया है 23 जून 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। 2001 से 9 तक विपक्ष के नेता रही। दूसरी बार बनती है 6 जनवरी 2009 को, फिर तीसरी बार बनती है 2014 को, चौथी बार बनती है 2019 को और लगातार चौथी और कुल 5वीं बार यहाँ पे प्रधानमंत्री बनती है 2024 को। फिर इसका रिजर्वेशन के चलते देश में उठे आंदोलन की वजह से पीएम से इस्तीफा दिया और 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ और ये देश छोड़ के निकल गए। तो ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी था शेख हसीना के बारे में। अब चलिए आगे कुछ और प्रश्न है उसको थोड़ा बहुत देखते हैं। वीडियो तो काफी लंबा हो ही गया है, लेकिन आधा घंटा में भी बहुत कुछ आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बहुत तेजी से। इतना सारा चीज जानने के लिए बहुत सारे लोग घंटा 2 घंटा का वीडियो ले लेते हैं।
लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो भी फैक्ट है वो चीज़ बताया जाए, क्योंकि आप मेंस क्लियर करके यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर ज़्यादातर कैंडिडेट अगर मेंस क्लियर किसी किसी का नहीं भी हुआ होगा तो भी वो सीरियस कैंडिडेट होंगे जो कि यहाँ तक देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि जो कम समय में खत्म किया जा सकता है उसके लिए लंबा टाइम हम क्यों खींचे। बहुत सारा चीज़ हम लोगों को खुद समझ में आता है, कोई नया स्टूडेंट रहता है बेसिक चीज़ से समझना होता है तो उसको हम लोग धीरे धीरे समझाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सारा फैक्ट दिया गया है, इसको हम आपको पढ़ के भी बता रहे हैं, थोड़ा बहुत आप खुद से भी इसको समझ रहे होंगे, तो इस तरह से हम लोग कम समय में ज़्यादा फैक्ट को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। बोलता है क्या भारत में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए कोई संवैधानिक या संस्थागत उपाय है? तख्ता पलट जैसा अगर कोई स्थिति भारत में देखने को मिला तो हम लोगों का क्या यहाँ पे उससे सुरक्षा के लिए उपाय है? जी हाँ, भारत में लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत है। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, निष्पक्ष चुनाव आयोग है, स्वतंत्र प्रेस है, जागरूक नागरिक समाज ऐसे किसी भी तख्ता पलट की संभावना को सीमित करते हैं। साथ ही संवैधानिक संस्था और चेक एंड बैलेंस तंत्र देश को स्थिर बनाए रखती है। तो कोई एक भी अगर निरंकुश होता है तो दूसरा उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो जैसे कि अगर संसद में किसी तरह के कानून बनाते हैं जो कि जनता के मूल अधिकार का हनन होता है तो न्यायपालिका उसको रोकती है। तो इस तरह से या न्यायपालिका में जज किस तरह से होते हैं तो संसद के पास महाभियोग लाने का यहाँ पे उनके पास क्या है, रास्ता है। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस करके हमारा देश जो है वो चल रहा है, और ऐसे तख्ता पलट जैसी स्थिति तो अभी कुछ देखने को नहीं मिल सकती है। क्या आपने अरब स्प्रिंग के बारे में सुना है? क्या आप इसे बांग्लादेश की स्थिति से जोड़कर समझ सकते हैं क्या? तो अरब स्प्रिंग जो है बहुत फेमस रहा, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे अगर पढ़े होंगे तो कैंडिडेट बोल रहे हैं जी सर, अरब स्प्रिंग 2010-12 के दौरान मध्य पूर्व में हुई एक श्रृंखला थी जहां तानाशाही या सत्तावादी सरकारों के खिलाफ जन विरोध हुआ था। यानी आम जनता है जो है वो विरोध की थी, किसके खिलाफ? जो भी तानाशाही थे उसके खिलाफ। और इस तरह से तानाशाही समाप्त हुआ और लोकतंत्र शुरू हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कहा जा रहा है तानाशाही सरकार को समाप्त किया गया और लोकतंत्र बहाल किया गया। बांग्लादेश की स्थिति कुछ हद तक वैसे ही लगती है जहां लंबे समय से एक ही नेतृत्व के खिलाफ लोगों में असंतोष था। आप समझ लीजिए 9 से लेकर 2024 तक इतना लंबा समय था, तो लोगों को लग रहा था कि इसमें किसी ने चुनाव में किसी तरह का धांधली किया जा रहा है और ये लोग जो है वो सत्ता में बने रहे हैं। तो लग रहा था कि लोकतंत्र हम लोगों का समाप्त हो रहा है और इसीलिए लोकतंत्र बहाल करने के लिए ये लोग जो है वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं और इस तरह से तख्ता पलट देखने को मिलता है। तो आगे है, इंटरनेट बंदी के बावजूद एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन की मांग की गई। तो इस तरह से ये अरब स्प्रिंग के बारे में था, ज्यादा यहाँ पे सवाल नहीं पूछा गया, थोड़ा बहुत। अब देखिए वर्तमान समय में सत्ता जो है वो मोहम्मद यूनिस के पास है और इससे सवाल कुछ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान में बांग्लादेश की सत्ता किसके पास है? हम लोग तो बोले थे ना जब तख्ता पलट हुआ था तो सेना के पास था, सेना के बाद उसके बाद किसके पास आ जाता है? तो मोहम्मद यूनिस के पास आ जाता है। सर, वर्तमान में बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार कार्य कर रही है। 2024 में आरक्षण नीति के खिलाफ व्यापक छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और अंतरिम प्रशासन की स्थापना विधि सेना के द्वारा चलाई जा रहे थे। अब जो है प्रोफेसर यूनिस जो है या मोहम्मद यूनिस जो है इसको सत्ता के कमान में की कमान इनके डोर में है। प्रोफेसर यूनिस किस बैंक की स्थापना की और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में की थी। यह माइक्रो फाइनेंस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें गरीबों को बिना किसी जमानत के ऋण दिया जाता है। यानी जो मॉर्गेज वगैरह हम लोग रखते हैं ना, वो जो मॉर्गेज है वो कोलेट्रल जो है वो कुछ रखा नहीं जाता है, बिना कोलेट्रल के यहाँ पे ऋण दिया जाता था ग्रामीण बैंक, जो कि स्थापना किया गया था किसके द्वारा? प्रोफेसर यूनिस के द्वारा। इसका मुख्य लाभ किस वर्ग को मिला? इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण गरीब महिलाओं को मिला। इससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी और सामाजिक बदलाव भी देखने को मिला। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। पेशा सोशल वर्कर और बैंकर और अर्थशास्त्री थे मोहम्मद यूनिस। एजुकेशन ढाका यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, अमेरिका में इनका पीएचडी हुआ, बांग्लादेश बनने के बाद अमेरिका से लौटे और जरूरतमंद महिलाओं को बिना सिक्योरिटी का लोन देना शुरू किया। तो जो भी जरूरतमंद महिला थे उनको बिना सिक्योरिटी का ये क्या कहते हैं, लोन देते हैं। जब बांग्लादेश बना तो ये अमेरिका से कहाँ गए? बांग्लादेश आ गए। 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की। ये बैंक 40 साल में 1 करोड़ से ज्यादा गरीबों को लोन दे चुका है। करीब 3 लाख करोड़ रुपए के लोन देने की वजह से दुनिया भर में प्रोफेसर यूनिस की पहचान गरीबों के बैंकर के रूप में हुआ। ग्रामीण बैंक की कामयाबी के बाद यूनिस ने 1997 में ग्रामीण फोन कंपनी शुरू की, जो आज बांग्लादेश की सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी है। कंपनी का 48% बाजार पर कब्जा है और इसके 8 करोड़ से ज्यादा कस्टमर है। ये सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कंपनी है। जैसे अभी जियो वगैरह सब देख लीजिए, जियो एयरटेल, उसी तरह से इनका जो बैंक था उसके बाद जो नेटवर्क कंपनी है वो है मोबाइल नेटवर्क कंपनी।
आगे दिया गया है मोहम्मद यूनिस के बारे में है कि इनका जन्म जो है 1940 में हुआ, 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की, ये तो देख लिए। 2006 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला था और 2007 में राजनीतिक पार्टी नागरिक शक्ति ये बनाए थे। कैलाश सत्यार्थी के बारे में भी दिया गया क्योंकि यहाँ पे एक सवाल पूछा है तो देख लेते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी हजारों बचपन को बचाए और पाया शांति नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारत के कैलाश सत्यार्थी है। 11 जनवरी 1954 को जन्मे कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चला रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सत्यार्थी ने बच्चे के लिए काम करने के खातिर 26 वर्ष की उम्र में कैरियर छोड़ दिया। उन्होंने चाइल्ड लेबर के खिलाफ अभियान चलाकर बच्चों की जिंदगी बचाने का श्रेय दिया जाता है। 10 अक्टूबर 2014 को उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उन्होंने यह पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया था। तो इसको तो जानते होंगे अपना देश का। मोहम्मद यूनिस के नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था तो बता दिए। 2006 में यूनिस को ग्रामीण बैंक को नोबेल शांति पुरस्कार मिला क्योंकि उन्होंने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का एक अभिनव उपाय किया था। क्या भारत में भी इस प्रकार का कोई कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो फिर यहाँ पे आता है कैलाश सत्यार्थी के बारे में। 2014 में इनको यहाँ पे मिला था। तो इसीलिए कैलाश सत्यार्थी के बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक चीज बताया। चलिए और एक दो स्लाइड होगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे धार्मिक हिंदुओं के खिलाफ ये लोग विरोध कर रहे थे ना, तो उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है दे दिया, आप खुद पढ़ सकते हैं। वर्तमान में प्रोफेसर यूनिस नीति भारत के लिए कैसे साबित हो रही है? देखिए यहाँ पे अब क्या है, इसका झुकाव चीन की ओर देखने को मिल रहा है ना, तो उससे सवाल है। सर वर्तमान में बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली सरकार का झुकाव चीन और पाकिस्तान की ओर देखा जा रहा है। यह भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत विरोधी बयानों और निर्णयों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब ये भारत विरोधी बयान जो है वो देते जा रहे हैं लगातार और इसीलिए ये चिंताजनक है भारत के लिए। क्या इससे भारत बांग्लादेश के पारंपरिक मैत्री संबंधों पर असर पड़ेगा? शेख हसीना के साथ तो अच्छा संबंध था, लेकिन इनका साथ जो है वो संबंध बिगड़ रहा है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जी हाँ, अवामी लीग की तुलना में अब भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक दूरी क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पे इनके कारण जो है थोड़ा कूटनीतिक यहाँ पे अति हो गया है। फिर एक सवाल पूछा गया है मोंगला पोर्ट से। मोंगला पोर्ट अब पूरी बंगाल की खाड़ी में निगरानी करेगा चीन, तो ये जो है इससे सवाल पूछा गया है। मोंगला पोर्ट का चीन द्वारा नियंत्रण भारत के लिए कितना खतरा है? सर मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी में स्थित है और कोलकाता से मात्र 200 किलोमीटर दूर पर है। इस पर चीनी सैन्य और तकनीक नियंत्रण भारत की समुद्री सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति इसमें नजर आती है, यानी कि जो भारत को घेरने का रणनीति है वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि कलकत्ता से मात्र कितना किलोमीटर है? तो 200 किलोमीटर है। क्या भारत के पास इसका कोई जवाब है? तो भारत सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ फॉर ऑल इन द रीजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए जवाब दे रहा है। साथ ही अंडमान निकोबार को स्ट्रेटेजिक हब के रूप में विकसित कर रहा है। तो ये मोंगला पोर्ट के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी रखिएगा। चीन जो है यहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। आगे देता है लाल मोनीर हाट बेस पाकिस्तान JF-17 थंडर जेट की तैनाती कर रहा है, तो उससे भी सवाल पूछा गया। लाल मोनीर हाट में पाकिस्तान एयरबेस बनाने में भारत को क्या खतरा हो सकता है? यह एयरबेस चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है जो कि भारत की उत्तर पूर्वी राज्यों की मुख्य भूमि से जोड़ने का बेहद संकीर्ण और संवेदनशील है। अभी आपको चिकन नेक के बारे में बताया। इस क्षेत्र पर खतरा आता है तो भारत को एकता और संपर्क व्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। मात्र 22 किलोमीटर का चौड़ाई है, पूर्वोत्तर भारत से संपर्क छूट जा सकता है और जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है सब चिकन नेक के माध्यम से ही हो रहा है, वो चीज है। तो इसके पास जो है तो पाकिस्तान का एयरबेस बन रहा है, तो ये हम लोगों के लिए चिंताजनक है। क्या इससे भारत के रक्षा सिद्धांतों में बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल, भारत को पूर्वी मोर्चे पर सतर्क रहना होगा और बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक, मतलब सैन्य नीति भी अपनाना होगा, कूटनीति भी है और आर्थिक नीति है, और इस तरह से इसको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। अगला सवाल है, विशेषज्ञ बोले भारत से दुश्मनी बांग्लादेश को ही नुकसान पहुंचा सकती है। बांग्लादेश जो है वो भारत से दुश्मनी कर रहा है, तो इससे नुकसान जो है भारत को कम और बांग्लादेश को ज्यादा होगा। तो इससे सवाल है, बांग्लादेश जैसे देश को चीन और पाकिस्तान की ओर झुकने से कैसे रोका जा सकता है? सर भारत को अपनी कूटनीति को और लचीला और लोक संवेदनशील बनाना होगा। विकास सहायता, सीमावर्ती व्यापार को बढ़ावा, लोकल कल्चर और शिक्षा में निवेश और जनसंपर्क, सॉफ्ट पावर को बढ़ाने से भारत दोबारा बांग्लादेश का प्राथमिक भागीदार बन सकता है। क्या आप मानते हैं कि बांग्लादेश की वर्तमान विदेश नीति अंततः उसी को नुकसान पहुंचा रही है? जी सर, चीन और पाकिस्तान की ओर झुकाव से बांग्लादेश की संप्रभुता और स्वतंत्रता विदेश नीति पर खतरा है। इसके अलावा भारत जैसे स्थिरता और सहयोगी पड़ोसी खो देने आर्थिक सुरक्षा दृष्टि से आत्मघाती कदम हो सकता है। जिससे अलग हुआ है, जिससे लड़ झगड़ के अलग हुआ है, अभी पाकिस्तान के गोद में ये लोग बैठने जा रहा है और पाकिस्तान की स्थिति अपने क्या है वो तो है ना, अभी ये लोग देख भी चुका होगा। फिर भी
भी नहीं समझेगा तो क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा धार्मिक यहाँ पे मामला जिसके कारण यहाँ पे कुछ हिंदुओं के ऊपर क्या किया जा रहा था आक्रमण, उससे सवाल है। यहाँ इसको ज्यादा हम नहीं खींचे, कुछ डाटा है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इससे सवाल बनेगा तो आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इससे सवाल हम नहीं बनाए। हाल के वर्षों में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा हुई उस पर आप क्या कहेंगे? कैंडिडेट सर, बांग्लादेश एक संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन समय समय पर हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं। व्हाट्सएप नॉलेज को ज्यादा वहां पे अति नहीं करना और एकदम नेता नहीं बनना है। आप प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी के जैसा वहां पे बात कीजिएगा, जो भी फैक्ट है उसके आधार पर आप बात कीजिएगा। यहाँ पे दिया जा रहा है हिंदुओं पर हमले के मामले त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू करना है, हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को फाउंडेशन में अपग्रेड करना, पाली एजुकेशन बोर्ड का आधुनिकीकरण करना, दुर्गा पूजा के दौरान 5 दिनों की छुट्टी घोषित करना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना करने की मांग, अल्पसंख्यक के लिए संसद के 10% रिजर्व की मांग। तो ये लोग ये क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू छात्रों का ये अहम मांग है। आगे दिया जा रहा है बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन के 2 महीने 5 जून 2024 को हाईकोर्ट के स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और अन्य को 56% कोटा देने को कहा गया। इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। 12 जुलाई 2024 को बांग्लादेश में प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम की, दुकानें, गाड़ी जला दी गई। 14 जुलाई 2024 को शेख हसीना प्रदर्शनकारियों का रजाकार गद्दार कहा, इससे प्रदर्शनकारी और भी नाराज हो गए। 19 जुलाई को प्रदर्शन भीषण हुआ। एक दिन में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। 20 जुलाई को होता है आंदोलन से जुड़े छात्र नेता नाहिद इस्लाम को पुलिस उठाकर ले गई, पिटाई की। फिर 21 जुलाई को हिंसा देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से फैसला पलटा और 7% का आरक्षण वाला लागू किया, जो कि आपको बताया भी गया। पुलिस ने छात्र आंदोलन से जुड़े 6 लोगों को हिरासत में लिया। 4 अगस्त को पीएम हसीना को हटाने की मांग, हिंसा बढ़ी। करीब 5 अगस्त को तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश हिंसा में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। ये पिछला डाटा है, अभी तो और भी बदल चुका होगा, लेकिन जो मिला था दैनिक भास्कर को वो दिए थे। 14 पुलिसकर्मी की मॉब लिंचिंग से मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। $10 मिलियन से अधिक इकोनॉमी का यहाँ पे नुकसान भी हुआ है, वो चीज यहाँ पे आपको बताया गया। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ आपको जाना चाहिए। बांग्लादेश की आबादी जो कि आपको थोड़ा बहुत बताए भी थे आगे के स्लाइड में, 8% हिंदू है, 1% अन्य है, मुस्लिम है 91%। 2011 की जनगणना में बांग्लादेश में 8.5% हिंदू आबादी थी, जो कि 22 में घटकर 8% रह गई, यानी 0.5 का यहाँ पे कमी देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदू आबादी है तो यहाँ पे बांग्लादेश की कुल आबादी का 17 करोड़ है। हिंदू आबादी जो है वो आपका 1.35 करोड़, ये एग्जैक्ट फिगर में है। बांग्लादेश के 4 जिले जहां आबादी 20% से ज्यादा हिंदू लोग हैं तो ठाकुरगांव है, गोपालगंज है, खुलना है, मौलवी बाजार है। इसमें हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा है। हमले की वजह क्या है? बांग्लादेश का धर्म इस्लाम, हिंदुओं की धार्मिक आजादी को लेकर अनिश्चितता, इससे कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक पार्टियां वोटरों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा करती हैं। राजनीतिक पार्टी का तो काम ही है लड़ाना। कभी कभी पीएम ना शेख हसीना के मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश है। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद बड़े हिंदुओं पर हमले, जमात इस्लाम के समर्थन बनाने से हिंदुओं का निशाना, हिंदुओं की आबादी घटने के लिए उनकी जमीनों पर कब्जा करना। तो ये सब बहुत सारे कारण है जिसके कारण ये सब हिंसा भड़क रहा है। समापन प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं और ये जो वीडियो है उसको खत्म करते हैं। यदि आपको बांग्लादेश की अस्थिरता के समाधान हेतु भारत की ओर से सलाह देने का अवसर मिले तो आप क्या करेंगे? सर, मैं सलाह दूंगा कि भारत को बांग्लादेश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में सहयोग देना चाहिए। आपसी कूटनीतिक और लोगों के संपर्क, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ानी चाहिए। सीमाओं पर सुरक्षा, व्यापार और प्रवासन को संतुलित रूप से संभालने की रणनीति अपनानी चाहिए। पैनल मेंबर, क्या आप मानते हैं भारत को बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए या तटस्थ रहना चाहिए? राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं? सर, भारत को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन सामरिक, आर्थिक और मानवीय सहयोग से के जरिए बांग्लादेश को स्थिरता की दिशा में प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी है। अगर किसी तरह का अस्थिरता देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं प्रभाव भारत पे पड़ेगा। तो ठीक है, राजनीतिक रूप से हमको तटस्थ रहना है, लेकिन सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से हम लोगों को हस्तक्षेप थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। सीधी राजनीतिक दखलंदाजी पड़ोसी देशों में बिग ब्रदर वाली छवि को जन्म देती है, जो भारत की दीर्घकालिक हितों के लिए ठीक नहीं है। तो लास्ट में बता दिए कि अगर डायरेक्ट राजनीतिक अगर हम लोग हस्तक्षेप वहां पे करते हैं तो बिग ब्रदर वाला छवि दे देता है कि हम जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करना होगा, और नहीं तो हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज जो है हम लोगों को नहीं करना है। तो इस तरह से भारत और बांग्लादेश के संबंध को यहाँ पे आपको बताया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ होगा। अगर आपका मेंस निकल गया है और इंटरव्यू देने वाले हैं
तो और भी इस तरह के कोई भी टॉपिक है तो उसको आप लीजिए और उस टॉपिक से बनने वाले जो भी प्रश्न है उसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे AI टूल्स हैं, उसका आप सहायता लीजिए, चैट जीपीटी हो गया या और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उसके सहायता से आप बहुत सारे सवाल जनरेट कर सकते हैं, उसका जवाब पा सकते हैं और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखिए, क्योंकि आप मेंस निकाल चुके हैं तो आप समझ लीजिए भीड़ से आप क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिजर्विंग कैंडिडेट है। हो सकता है आपका 342 जो सीट है उसमें आपका फाइनल रिजल्ट में आपका जो रोल नंबर है वो दिखे। उम्मीद करते हैं आपका रोल नंबर दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन ये भी तय है कि 864 जन में मात्र 342 का होगा, बाकी तो फिर से उस रेस से बाहर आएंगे ही आएंगे। तो फिर जिंदगी है, ये तो चलते रहता है, हम लोग कहीं आगे बढ़ते हैं, कहीं हो सकता है कि अगर किसी एग्जाम में फेल हो गए तो कोई दूसरा रास्ता तो खुल ही जाता है, ना तो फिर से उसको और बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।